मेरे दोस्त, ये है जीत आपकी बुक का अध्याय 2 का पार्ट 2। चलिए सुनते हैं इसको। मेरे दोस्त, जरूरी नहीं कि शिक्षित व्यक्ति सही फैसला करे। एजुकेशन डूज नॉट मीन गुड जजमेंट। एक आदमी सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। अनपढ़ होने की वजह से वह अखबार नहीं पढ़ता था, ऊंचा सुनने की वजह से रेडियो नहीं सुनता था और आंखें कमज़ोर होने की वजह से उसने कभी टेलीविज़न भी नहीं देखा था। इसके बावजूद वह काफ़ी समोसे बेच लेता था। उसकी बिक्री और नफ़े में लगातार बढ़ोतरी होती गई। उसने और ज़्यादा आलू खरीदना शुरू किया, साथ ही पहले वाले चूल्हे से बड़ा और बढ़िया चूल्हा खरीद कर ले आया। उसका व्यापार लगातार बढ़ रहा था। तभी हाल में कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल कर चुका उसका बेटा पिता का हाथ बटाने के लिए चला आया। उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। बेटे ने उस आदमी से पूछा, पिताजी, क्या आपको मालूम है कि हम लोग एक बड़ी मंदी का शिकार बनने वाले हैं? पिता ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे उसके बारे में बताओ। बेटे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं, घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि उसका बेटा कॉलेज जा चुका है, अखबार पढ़ता है, रेडियो सुनता है, इसलिए उसकी राय को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन से उसने आलू खरीद कम कर दी, अपना साइन बोर्ड नीचे उतार दिया। उसका जोश खत्म हो चुका था। जल्दी ही उसकी दुकान पर आने वालों की तादाद घटने लगी और उसकी बिक्री तेजी से गिरने लगी। पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम सही कह रहे थे, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त से पहले ही सचेत कर दिया। इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है मित्रों? इससे ये नतीजे निकलते हैं कि हम अपनी सोच के मुताबिक खुद को आत्मसंतुष्ट करने वाली भविष्यवाणियां कर देते हैं। कई बार हम बुद्धिमत्ता को अच्छा फैसला मानने की गलती भी कर देते हैं। इस इंसान ने ज़्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद गलत फैसला कर एक इंसान ज़्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद गलत फैसला कर सकता है। अपने सलाहकार सावधानी से चुनिए, लेकिन अमल अपने ही फैसले पर कीजिए। अगर किसी इंसान ने आगे दी गई 5 खूबियाँ हो तो वह स्कूली शिक्षा हासिल किए बिना कामयाब हो सकता है। तो 5 खूबियों को सुनिएगा कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है चरित्र, यानी कैरेक्टर अगर अच्छा है तो वो कामयाब हो सकता है। नंबर 2 इसकी प्रतिबद्धता, यानी कमिटमेंट, दृढ़ संकल्प लेने की अगर उसमें क्षमता है तो वो कामयाब बन सकता है। नंबर 3 है दृढ़ विश्वास, उसमें विश्वास भी होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए अपने काम को लेकर, अपने आप को लेकर। नंबर 4 में है तहजीब, कोर्टसी, और नंबर 5 में है साहस, यानी करेज। ये 5 खूबियाँ जिस व्यक्ति में होगी वो जीवन में ज़रूर कामयाब होगा। कई लोग ज़्यादा ज्ञानी हैं, उन्हें चलता फिरता विश्वकोश माना जा सकता है, इंसाइक्लोपीडिया माना जा सकता है। पर दुख की बात यह है कि इसके बावजूद वे नाकामयाबी की जीती जागती मिसाल होते हैं। समझदारी का मतलब किसी हुनर को तेज़ी से सीखना है। हुनर एक योग्यता है, क्षमता में योग्यता और सीखे गए हुनर को अमल में लाने की इच्छा है। ये दोनों बातें शामिल होती हैं। इच्छा वह नज़रिया है जो किसी हुनरमंद इंसान को क्षमतावान बनाता है। बहुत से लोग हुनरमंद होते हैं लेकिन सामर्थ्यवान नहीं होते हैं, क्योंकि सही नज़रिए के बिना काबिलियत व्यर्थ जाती है। यूनिवर्सिटी की पहले जिम्मेदारी ज्ञान देना और चरित्र निर्माण होता है, ना कि व्यापारिक और तकनीकी शिक्षा देना। ऐसी बात लिखने वाले हैं विंस्टन चर्चिल। आगे कुछ पॉइंट दिए गए मेरे मित्रों, इनको पढ़ते और समझते आगे दिया। शिक्षित होने का मतलब क्या है? व्हाट डू इट मीन टू बी एजुकेटेड? मतलब समझते हैं भाई। हमें शिक्षित किसे मानना चाहिए? Whom then do I call educated? पहले वे जो रोज़ाना
आने वाले हालात का सामना सही ढंग से कर सकते हैं और जो हालात से सामना होने पर सही निर्णय लेने और सही कदम उठाने में शायद ही कभी चूकते हों, उनको क्या मानना चाहिए? पढ़ा लिखा मानना चाहिए। ठीक है। दूसरे वे जो दूसरों के साथ व्यवहार में बड़प्पन दिखाते हैं, दूसरों के अप्रिय व्यवहार और बातों का बुरा नहीं मानते, अपने सहयोगियों के साथ उतने भले होते हैं जितना कि एक इंसान हो सकता है। और आगे जो अपनी खुशियों पर काबू रखते हैं, कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और कठिन परिस्थितियों का मुकाबला एक बहादुर इंसान की तरह करते हैं, जो इंसानी फितरत है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग जो सफलता मिलने पर बिगड़ते नहीं हैं, जो अपनी असलियत से मुंह नहीं मोड़ते, साथ ही बुद्धिमान और धीर गंभीर व्यक्ति की तरह दृढ़ता से ज़मीन पर पैर जमाए रखते हैं। तुक्के से मिली अच्छी चीज़ों पर खुश होने के बजाय जन्म से मिली काबिलियत और बुद्धि से प्राप्त कामयाबियों पर खुद खुश होते हैं। खुश होने की ऐसी प्रवृत्ति उनकी बचपन से ही होती है। जिन लोगों के चरित्र में इनमें से एक दो नहीं है बल्कि सारे गुण हैं, जिन्होंने ये सभी बातें सीखी हैं, वे सर्वगुण संपन्न सर्वोच्च अर्थों में शिक्षित होते हैं। ऐसा लिखने वाले हैं सुकरात, जिनका जन्म 470 से 390 ईसा पूर्व के बीच में इनका जीवन काल चला था। थोड़े में कहें तो पढ़े लिखे वे लोग हैं जो किन्हीं भी हालात में साहस और अक्लमंदी से काम करना तय करते हैं। अगर कोई मूर्खता के बजाय समझदारी, बुराई के बजाय अच्छाई, असभ्यता के बजाय सद्गुण को चुनता है तो ऐसे आदमी के पास स्कूली डिग्रियां ना होने के बावजूद उसे शिक्षित माना जाना चाहिए। आइए अब इसमें एक अगली स्टोरी पढ़ते हैं, बहुमुखी शिक्षा क्या है। व्हाट इज अ ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन। तो बहुमुखी शिक्षा पर चर्चा कर लेते हैं, एक स्टोरी से समझते हैं। एक जंगल में कुछ जानवरों में स्कूल शुरू करने का फैसला किया गया। छात्रों में कौन कौन था सुनिएगा भाई। एक चिड़िया थी, एक गिलहरी था, एक मछली थी, एक कुत्ता था और एक खरगोश और एक दिमागी तौर पर कमजोर ईल मछली शामिल थी। ये तो हो गए सारे छात्र। पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम क्या तय किया गया है वो देखिए। कैरिकुलम तय करने के लिए बोर्ड बनाया गया। बोर्ड में तय किया गया छात्रों को बहुमुखी शिक्षा दी जाएगी। उन्हें उड़ना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना एवं बिल खोदना सिखाया जाएगा। हर जानवर को सभी तालीम हासिल करने की पाबंदी थी। बस यही समस्या थी और हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी यही समस्या चल रही है। आगे इस स्टोरी को और डिटेल में समझते हैं। चिड़िया उड़ान भरने में माहिर थी। उसने इस विषय में A ग्रेड हासिल किया, लेकिन जब बिल खोदने की बारी आई तो वह अपनी चोंच और पंख तोड़ बैठी और असफल साबित होने लगी। इस नाकामयाबी का उस पर ऐसा असर पड़ा कि वह जल्दी ही उसे उड़ान भरने में भी C डिग्री मिलने लगी। पेड़ पर चढ़ने और तैरने में तो वह फेल ही हो गई थी। गिलहरी पेड़ पर चढ़ने में काफ़ी कुशल थी, लेकिन वह तैरने में असफल हुई। मछली सबसे अच्छी तैराक थी, लेकिन वह पानी के बाहर निकल ही नहीं सकती थी, इसलिए वह काफ़ी विषयों में फेल हो गई। कुत्ता स्कूल गया ही नहीं था, अपने फीस भी जमा नहीं की थी और प्रबंधक से इस बात को लेकर झगड़ता रहा कि पाठ्यक्रम में भौंकना भी शामिल किया जाए। खरगोश को बिल खोदने में A ग्रेड मिला, लेकिन उसके लिए पेड़ पर चढ़ना एक बहुत ही बड़ी समस्या थी। वह बार बार असफल होता रहा और एक दिन ज़मीन पर इस प्रकार बुरी तरह से गिरा कि उसे ब्रेन डैमेज हो गया उसका, और वह बच तो गया लेकिन उसके दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि उसे बिल खोदने में भी दिक्कत होने लगी और उसे इस विषय में भी C ग्रेड मिलने लगा। आखिरकार दिमागी तौर पर बीमार ईल को, जिसने हर काम आधे अधूरे ढंग से किया, कक्षा का सबसे उत्तम छात्र घोषित कर दिया गया। बोर्ड खुश था कि हर छात्र को बहुमुखी शिक्षा मिल रही थी।
सही मायने में बहुमुखी शिक्षा छात्रों को जिंदगी के लिए इस ढंग से तैयार करती है कि उनमें मौजूद किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित योग्यता और क्षमता भी बरकरार रहे। कुदरत ने हम सभी को कुछ खास क्षमताएं दी हैं। वी आर ऑल गिफ्टेड विद सम स्ट्रेंजेट्स। हमिंग बर्ड, गुंजन करने वाली छोटी सी चिड़िया का वजन 1 तोला के 10वें हिस्से के बराबर होता है। वजन इतना कम होने के वजह से वह काफ़ी मुश्किल किस्म की कलाबाजियाँ भी कर सकती है। वह अपने पंखों के केवल 1 सेकंड में 75 बार फड़फड़ा सकती है। अपनी इस खूबी की वजह से हमिंगबर्ड उड़ान भरते समय तरह तरह के फूलों का मधु पी सकती है, पर वह हवा में ऊंची उड़ान भरने, तैरने या छलांग मारने में असमर्थ होती है। दूसरी ओर शुतुरमुर्ग का वजन लगभग 300 पाउंड होता है। वह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, पर उड़ान नहीं भर सकता, लेकिन उसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि वह 50 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है और 12 से 15 फीट लंबे कदम भर सकता है। अज्ञानता क्या है मेरे दोस्त? अज्ञानता है अज्ञानी होना। उतनी शर्म की बात नहीं है जितनी कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा ना होना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बात लिखी है। जानकारी का भ्रम होना शिक्षा नहीं है, बल्कि अज्ञानता है। बेवकूफ़ लोगों के पास एक अजीब तरीके का आत्मविश्वास होता है जो सिर्फ अज्ञानता से ही आता है। अज्ञानी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अज्ञानता को अपना कैरियर बना लेना यकीनन बेवकूफ़ी है। कुछ लोग अज्ञान जमा कर लेते हैं और फिर उसी को शिक्षा मानने की भूल कर बैठते हैं। अज्ञानता वरदान नहीं है, यह तो अभाव, दुख, गरीबी और बीमारी का दूसरा नाम है। माय गॉड, गरीबी, बीमारी, दुख, ये सब अज्ञानता के अभाव के कारण, अज्ञानता के कारण ही तो होते हैं। अगर अज्ञानता कोई नियामत है तो ज़्यादातर लोग खुश क्यों नहीं? अगर थोड़ा ज्ञान होना खतरनाक है तो बहुत सी अज्ञानता मोटापन, डर, कट्टरपन, अहंकार और पक्षपात की तरफ ले जाता है। ज्ञान थोड़ा है तो इन्हीं चीज़ों पे ले जाएगा। समझदारी अज्ञानता के अंधकार को मिटाने को कहते हैं। हम सूचना युग में जी रहे हैं मेरे दोस्त। एक अंदाज के मुताबिक सूचना की मात्रा हर साल दोगुनी हो जा रही है। सूचनाओं की इतनी सरलता से उपलब्ध होने के कारण इन दोनों अज्ञानता को मिटाना आसान है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमें ज़रूरी चीज़ों के अलावा बाकी हर चीज़ दिखाई देती है। हमें लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, पर ऐसी बौद्धिक शिक्षा किस काम की जो इंसान को दूसरों की इज्जत करना और हमदर्द से पेश आना ना सिखाए। हमारे स्कूल ज्ञान के झरने हैं। कुछ छात्र वहाँ अपनी प्यास मिटाने, कुछ चुस्की भरने, तो कुछ केवल कुल्ला करने आते हैं। व्यावहारिक समझ क्या होती है मेरे दोस्त? समझिएगा, हमने 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जन्म लिया। हमारे पास छू, चख, देख, सूंघ और सुनकर महसूस करने की क्षमता है, पर सफल लोगों के पास एक छठी इंद्री भी होती है जिसे व्यावहारिक समझ कहते हैं। चीज़ों को उनके वास्तविक रूप में देखने और उनसे संबंधित कार्रवाई को सही ढंग से करने की क्षमता ही व्यावहारिक समझ है। यदि आदमी में व्यावहारिक समझ ना हो तो शिक्षा और ज्ञान व्यर्थ चले जाते हैं। शिक्षा के बिना भी व्यावहारिक बुद्धि हासिल की जा सकती है, लेकिन व्यावहारिक बुद्धि के बिना अच्छी से अच्छी शिक्षा का भी किसी काम का नहीं होता। नहीं, अच्छी से अच्छी शिक्षा भी किसी काम की नहीं होती है। भरपूर व्यावहारिक बुद्धि का होना ही बुद्धिमत्ता कहलाता है। तो मेरे दोस्त, एक और स्टोरी पढ़ते हैं और समझते हैं। अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करो। कैसे करो? शार्प योर एक्स। एक स्टोरी इसमें दिया। जॉन नाम का एक लकड़हारा एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, पर उसे कभी भी तरक्की नहीं मिली। उसी कंपनी ने बिल नाम के एक और लकड़हारे को भी नौकरी पर रखा और उसे साल भर में ही तरक्की मिल गई। जॉन ने बिल को 1 साल के अंदर ही तरक्की दिए जाने का विरोध किया और इस बारे में बात करने के लिए अपने बॉस के पास गया। उसके बॉस ने जवाब दिया, तुम अब भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने कि 5 साल पहले काटते थे। हमारी कंपनी में नतीजे को देखा जाता, अगर तुम अधिक पेड़ काटने लगो तो हमें तुम्हारा वेतन बढ़ाकर खुशी होगी। जॉन वापस लौटा। उसके बाद वह अधिक मेहनत से और ज़्यादा देर तक पेड़ काटने लगा। इसके बावजूद वह ज़्यादा पेड़ नहीं काट सका। उसने अपनी यह परेशानी बॉस को बताई। बॉस ने उसे
बिल से बात करने का सुझाव दिया। उसने कहा, शायद बिल को कुछ मालूम है जो मैं और तुम नहीं जानते। जॉन ने बिल से पूछा कि वह ज़्यादा पेड़ कैसे काट लेता है। बिल ने जवाब दिया, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट के लिए काम रोक देता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज़ करता हूँ। तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिरी बार कब तेज़ की थी? पिछली शिक्षा और गौरव का ज़्यादा महत्व नहीं होता है। हमें अपनी कुल्हाड़ी की धार लगातार तेज़ करनी होती है। अपने दिमाग को खुराक दीजिए, फीड योर माइंड। जिस तरह हमारे शरीर को हर रोज़ अच्छे खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे मस्तिष्क को भी हर रोज़ अच्छे विचारों की ज़रूरत होती है। इस वाक्य में सबसे अहम शब्द है अच्छा खाना और अच्छे विचार। अगर हम अपने शरीर को रोज़ सड़े गले खाने से और अपने दिमाग को बुरे विचारों की खुराक दें तो हमारा शरीर और दिमाग बीमार पड़ जाएंगे। सही पटरी पर बने रहने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को शुद्ध और सकारात्मक खुराक देनी होगी। शिक्षा एक खजाना है। एजुकेशन इज़ अ रिजर्वियर। लगातार सकारात्मक शिक्षा प्राप्त करने से सकारात्मक विचार जन्म लेते हैं। सकारात्मक सोच वाले लोग उन खिलाड़ियों की तरह होते हैं जो लगातार अभ्यास करके अपने अंदर ताकत का एक भंडार जमा कर लेते हैं, जिसका इस्तेमाल वे मुकाबले के वक्त करते हैं। बिना अभ्यास के जब भंडार ही नहीं रहेगा तो वे भरोसा किस पर करेंगे। इसी तरह अच्छी सोच वाले लोग अपने दिमाग को रोज़ शुद्ध, शक्तिशाली और सकारात्मक विचारों की खुराक देकर अपने अंदर उम्मीदों से भरे नज़रिए का एक सुरक्षित भंडार जमा कर लेते हैं। वे इस बात को समझते हैं कि हम सभी को बुराई और नकारात्मक विचारों से सामना होगा। अगर हमारे पास अच्छे विचारों का एक सुरक्षित भंडार होगा तो हम उन नकारात्मक विचारों पर जीत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, वरना वे हम पर हावी हो जाएंगे। अच्छी सोच वाले लोग मूर्ख नहीं होते हैं। वे आंखों पर पट्टी बांधकर ज़िंदगी नहीं बिताते। वे ज़िंदगी में जीत हासिल करने वाले ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी सीमाएं मालूम होती हैं। वे अपनी मजबूरियों पर ध्यान देते हैं। दूसरी तरफ हम हारने वाले को अपनी मजबूतियों का एहसास होता है, पर वह उनका सारा ध्यान अपनी कमजोरियों पर टिका होता है। 5वां कदम क्या है मेरे दोस्त? अच्छे स्वाभिमान का निर्माण कीजिए। बिल्ड अ पॉजिटिव सेल्फ स्टीम। स्वाभिमान है क्या? व्हाट इज सेल्फ स्टीम? आगे पढ़ के समझते हैं मेरे मित्र। स्वाभिमान खुद अपने बारे में महसूस करने का नज़रिया है। जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो हम बेहतर काम करते हैं। घर और दफ्तर में हमारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। दुनिया हमें ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह यह है कि हमारी भावनाओं और व्यवहार में सीधा रिश्ता होता है, क्योंकि हम किसी चीज़ या बात के बारे में जैसा महसूस करेंगे वैसा ही उसके प्रति व्यवहार करेंगे। तो जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप करोगे। स्वाभिमान कैसे विकसित करें? हाउ डू वी बिल्ड पॉजिटिव सेल्फ स्टीम? अगर हम अच्छा स्वाभिमान जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम कुछ काम ऐसे लोगों की मदद के लिए करें जो उसका बदला ना तो पैसे से ना ही कुछ और देकर चुका सकते हो। कुछ साल पहले मैंने कैदियों को नज़रिया और आत्मसम्मान विकसित करने के तरीके सिखाने का एक कार्यक्रम चला रहा था। उस दौरान मैंने कुछ हफ्तों में ही इतना कुछ सीखा जितना कि मैं सालों में नहीं सीख सका था। तो क्या थी स्टोरी, इसके डिटेल में समझते हैं मेरे मित्रों। 2 सप्ताह तक मेरे कार्यक्रम में भाग लेने के बाद एक कैदी ने मुझे रोक कर कहा, सिर्फ मैं कुछ ही हफ्तों में जेल से रिहा होने वाला हूँ। मैंने उससे पूछा कि उसने नज़रिया बनाओ कार्यक्रम से क्या सीखा। वह कुछ देर तक सोचता रहा और उसके बाद उसने कहा कि वह अब अपने बारे में अच्छा महसूस कर रहा है। मैंने कहा, मेरे लिए इस अच्छा शब्द का कोई मायने नहीं है। मुझे यह बताओ कि तुम्हारे व्यवहार में खास बदलाव क्या आया। दरअसल मेरा मानना है कि यदि सीखने वाले के व्यवहार में बदलाव ना आए तो यह नहीं माना जा सकता है कि उसने वास्तव में सीखा है। उस कैदी ने मुझसे कहा कि अब वह हर रोज़ बाइबिल पढ़ता है। तब मैंने उससे पूछा कि बाइबिल पढ़ने का उस पर क्या असर पड़ा। तो उसने जवाब दिया, मेरे दोस्त सुनिएगा, अब वह खुद को
खुद अपने साथ और दूसरों के साथ बेहतर महसूस करता है, ऐसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैंने उससे पूछा, यह तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी यह है कि जेल से छूटने के बाद तुम क्या करोगे। उसने मुझसे कहा कि वह समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनने की कोशिश करेगा। मैंने अपना सवाल दोहराया तो उसने फिर वही जवाब दिया। मैंने उससे एक बार फिर पूछा, जेल से छूटने के बाद तुम क्या करोगे। जाहिर सी बात है कि मैं किसी अलग जवाब की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इस बार उसने गुस्से से भरी हुई आवाज़ में जवाब दिया, मैं समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनूंगा। तब मैंने उसे बताया कि उसके पहले के जवाब और इस बार के जवाब में एक शब्द का अंतर था कि पहले उसने कहा था मैं बनने की कोशिश करूंगा, और पर इस बार उसने कहा कि मैं बनूंगा। कोशिश और बनूंगा में अंतर है मेरे दोस्त। इन दोनों जवाबों में कोशिश शब्द का फ़र्क था। हम कोई काम करते हैं या नहीं करते हैं, वह कोशिश शब्द उसकी जेल वापसी के लिए दरवाजे को खुला रखता है। हमारी बातचीत सुन रहे एक दूसरे कैदी ने मुझसे पूछा, शिव क्या तुम्हें यह सब करने के लिए क्या मिलते हैं। मैंने उससे कहा, मुझे यहाँ पर जो भावनात्मक संतुष्टि मिल रही है वह पैसे से ज़्यादा कीमती है। तब उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आते हो। मैंने कहा, मैं अपने स्वार्थ की वजह से आता हूँ। मैं इस दुनिया को जीने के लिए एक बेहतर जगह बनाना चाहता हूँ। इस तरह की आत्म संतुष्टि लाभदायक होती है। संक्षेप में कहा जाए तो हम व्यवस्था में जो लगाते हैं हमको हमेशा उसका पुरस्कार भी मिलता है, और कई बार तो वह हमारे लगाए गए से बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हमको लगाते समय बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। एक और कैदी ने कहा कि लोग जो करते हैं वह उनका निजी मामला है। अगर कोई नशीली दवाएं लेता है तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। तुम उन्हें उनके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते हो। मैंने जवाब दिया, मेरे दोस्त, हालांकि मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी यह बात मान लूँगा कि उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन क्या तुम मुझे यह गारंटी दे सकते हो कि वह व्यक्ति कोई नशीली दवाएं खाकर कार चलाएगा तो उसकी कार केवल पेड़ से टकराएगी। तुम इसकी गारंटी दो तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। अगर तुम यह गारंटी नहीं दे सकते हो कि उस कार से टकराकर तुम, मैं या हमारे बच्चे मौत के शिकार नहीं बनेंगे, तो फिर मेरा यकीन करो कि उस बात से मेरा संबंध है। मुझे उस आदमी को सड़क से दूर रखना होगा। तो दूसरों के बारे में सोचोगे तो नेचर अपने बारे में अपने आप सोचवा देगी लोगों से। यह मेरी ज़िंदगी है, जो मैं चाहूँगा वही करूँगा। इस एक जुमले ने फ़ायदे से कहीं अधिक नुकसान किया है। लोग शब्दों की सच्ची भावना की उपेक्षा कर देते हैं और उसका मतलब अपनी सुविधा के अनुसार निकाल देते हैं। ऐसे लोगों ने इस जुमले को स्वार्थ से जोड़ दिया, जिसका बुरा असर न केवल उन पर बल्कि उसके आसपास के पूरे माहौल पर पड़ता है। ये लोग भूल जाते हैं कि हम अलग थलग नहीं रहते हैं। आप जो करते हो उसका असर मुझ पर पड़ता है और मैं जो करता हूँ उसका असर आप पर पड़ता है, और इसीलिए मैं किताब की समरी बनाता रहता हूँ। हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस धरती में हम सभी की साझेदारी है। हमें जिम्मेदारी से व्यवहार करना सीखना होगा। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, देने वाले और लेने वाले। लेने वाले अच्छा खाते हैं और देने वाले अच्छी तरह सोते हैं। देने वाले में ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान की भावना होती है, उनका नज़रिया सकारात्मक होता है। ऐसे लोग समाज की सेवा करते हैं। समाज की सेवा करने वालों से मेरा मतलब है राजनीतिज्ञ बनकर बैठे उन घटिया दर्जे के पाखंडी नेताओं से नहीं है, जो दूसरों की सेवा करने के नाटक करते हुए खुद अपनी सेवा करते हैं। इंसान होने के नाते लेन देन हम सबको करना पड़ता है, लेकिन ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला स्वस्थ शख्सियत वह होती है जिससे केवल लेने की ही नहीं बल्कि देने की भी आवश्यकता महसूस होती है।
एक आदमी नई कार धो रहा था, तभी उसके पड़ोसी ने पूछा, आपने यह कार कब खरीदी? उस आदमी ने जवाब दिया, इसे मेरे भाई ने दिया। पड़ोसी ने कहा, काश मेरे पास भी ऐसा भाई होता। इस पर उस आदमी ने कहा, आपको यह सोचना चाहिए था कि काश मेरा कोई ऐसा भाई होता। पड़ोसी की पत्नी उनकी बातचीत सुन रही थी। उसने बीच में टोक कर कहा कि मैं सोचती हूँ काश वह भाई मैं होती। यह सोचने का कितना सकारात्मक नजरिया है। छठा कदम सुनिएगा मेरे मित्र, क्या है? 6 स्टेप स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। नकारात्मक असर से बचे, यानी कि जो भी व्यक्ति नकारात्मक बातें करे उससे दूर हो जाओ, वो आपके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। आजकल के नवयुवक बड़े लोगों के व्यवहार और मीडिया से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। साथियों का दबाव केवल बच्चों और किशोरों पर ही नहीं बल्कि बड़े लोगों पर भी असर डालता है। स्वाभिमान की कमी की वजह से लोगों में नहीं धन्यवाद कहकर बुरे से बुरे असर रहने की हिम्मत नहीं होती है, सहने नहीं, बुरे से बुरे असर से दूर रहने की हिम्मत नहीं होती है। ये नकारात्मक प्रभाव क्या है, आइए पढ़ते हैं एक स्टोरी से और समझते हैं। निगेटिव पीपल, नकारात्मक सोच वाले लोग। एक चील का अंडा किसी तरह से एक जंगली मुर्गी के घोंसले में चला गया और बाकी अंडों के साथ मिल गया। समय आने पर अंडा फूटा। चील का बच्चा अंडे से निकलने के बाद यह सोचता हुआ बड़ा हुआ कि वह मुर्गी है। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें मुर्गी करती थी। वह ज़मीन खोद कर अनाज के दाने चुगता और मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता। वह कुछ फीट से अधिक उड़ान नहीं भरता था क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। एक दिन उसने आकाश में एक चील को बड़ी शान से उड़ते हुए देखा तो उसने मुर्गी से पूछा, उस सुंदर चिड़िया का नाम क्या है माता जी? मुर्गी ने जवाब दिया, मेरे बच्ची, वह चील है। वह एक शानदार चिड़िया, लेकिन तुम उसकी तरह उड़ान नहीं भर सकती हो क्योंकि तुम तो मुर्गी हो। चील के उस बच्चे ने बिना सोचे विचारे मुर्गी की बात को मान लिया। वह मुर्गी की जिंदगी जीता हुआ ही मर गया। सोचने की क्षमता ना होने के कारण वह अपनी विरासत को खो बैठा था। उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। वह जीतने के लिए पैदा हुआ था पर वह दिमागी रूप से हारने के लिए तैयार हुआ। उसने अगर उस मुर्गी की बात पे ध्यान ना दिया होता, एक बार गौर से उस चील की तरफ देख लिया होता, तो मेरे दोस्त गारंटी की बात है वो आसमान का सैर करता। अधिकतर लोगों के लिए यही बात सच है कि जैसा कि ओलिवर वेंडहाल होम्स ने कहा है कि हमारे ज़िंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि ज़्यादातर लोग मन में कुछ करने की इच्छा लिए ही कब्र में चले जाते हैं। हम अपनी ही दूरदर्शिता की कमी की वजह से बेहतरी हासिल नहीं कर पाते। अगर हम चील की तरह आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो हमको चील के तौर तरीकों को सीखना होगा। अगर हम खुद को कामयाब लोगों के साथ जोड़ेंगे तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। अगर हम चिंतकों के साथ जुड़े रहेंगे तो क्या होगा भाई? तो चिंतक बन जाएंगे मेरे मित्र। यदि हम देने वालों के साथ रहेंगे तो देने वाले बन जाएंगे, और अगर हम नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। जब कोई ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना है या करता है तो तुच्छ लोग उस पर कीचड़ उछालते हैं और उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। हम जब खुद को ऐसे तुच्छ लोगों से उलझने से बचा लेते हैं तो हम जीत जाते हैं। मार्शल आर्ट में सिखाया जाता है कि जब कोई हम पर हमला करे तो उसे रोकने के बजाय अपनी जगह से हट जाइए। क्योंकि इसलिए कि रोकने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, उसका इस्तेमाल तो बेहतर कामों के लिए किया जाना चाहिए। और क्यों ना करें बेहतर कामों में। तुच्छ लोगों से उलझने के लिए हमको उनके स्तर तक नीचे गिरना पड़ता है और वे यही चाहते हैं कि क्योंकि ऐसा करके हम उनमें से एक बन जाते हैं। नकारात्मक लोगों को अपने मकसद में कामयाब मत होने दीजिए।
खुद को नीचे मत गिराइए। याद रखिए कि किसी आदमी का चरित्र केवल इस बात से नहीं आंका जा सकता कि वह कैसी सोहबत में रहता है, बल्कि इस बात से भी आंका जाता है कि वह किन लोगों की संगत नापसंद करता है। धूम्रपान, नशीली दवाएं और अल्कोहल, ये सब क्या है मेरे दोस्त? मेरे शराब ना पीने की एक वजह यह है कि मैं जानता हूँ कि मैं कब अच्छा समय बिता रही हूँ, लेडी एस्टर ने कहा। शराब पीने के बाद आदमी के दिमाग पर कोई रोक टोक नहीं रह जाती और वह मनमानी हरकतें करने लगता है। सफ़र के दौरान मैंने देखा कि कुछ देशों में शराब पीना वक्त बिताने का जरिया बन गया है। अगर हम शराब नहीं पीते हैं तो वे हमें इस तरह देखते हैं जैसे कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। उनका आदर्श यानी मोटो यह है कि अगर हमारी स्कॉच अच्छी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारी अंग्रेज़ी कितनी बुरी है। अगर कोई बैंकर उनसे पूछे कि आपकी नगद संपत्ति क्या है तो वे स्कॉच की दो बातें बोलते दिखा होगा उनको। स्कॉच की दो बातें उनको बोलते हुए दिखा होगा कि आज के दौर में शराब और सिगरेट पीना शान की बात मानी जाने लगी है। इनकी शुरुआत करते वक्त आदमी सोचता है कि पहली बार ही तो पी रहा हूँ। अगर हम लोगों से पूछें कि वे अल्कोहल यानी शराब या नशीली दवाएं क्यों लेते हैं तो वे हमको जश्न मनाने, मज़ा लेने, दिक्कत को भूलने, तनाव को दूर करने, तजुर्बा करने, दूसरों पर रौब डालने, शराब पीना बिंदास होने की निशानी और खुद को फैशनेबल साबित करने, मेल जोल बढ़ाने और व्यापारिक मकसद जैसी कई वजह गिना देते हैं। लोग खुद को साथियों की मांग के मुताबिक ढालना चाहते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? क्या हम ही तुम्हारे लिए बदलें? आप मेरे लिए नहीं बदल सकते हो। मैं आपके लिए पी सकता हूँ पर आप मेरे लिए छोड़ नहीं सकते हो। बस एक जाम सफ़र के लिए, केवल एक जाम मेरी सेहत के लिए, ऐसे जुमले की वजह से साथियों के दबाव में कैसे आ जाते हैं। सामाजिक दबाव की वजह से समाज में शराब पीने वालों के अंजाम को एक कविता में बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए शराब खाने में पी है, मैंने तुम्हारी सेहत के लिए अपने घर में पी है, मैंने तुम्हारी सेहत के लिए इतनी बार पी है कि पीते पीते मैंने अपनी ही सेहत सारा खराब कर ली है। शराब पीकर गाड़ी चलाने से जिंदगियां चली जाती हैं। जेरी जॉनसन ने अपनी किताब इट्स किलिंग आवर किड्स में अमेरिकन हॉस्पिटल एसोसिएशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि वहाँ अस्पतालों में दाखिल होने वाले आधे से अधिक मामले अल्कोहल से जुड़े होते हैं। नेशनल सेफ्टी काउंसिलिंग के 1989 के दुर्घटना तथ्य संस्करण के मुताबिक अमेरिका में अल्कोहल पीने की वजह से हर 60 सेकंड में दुर्घटना हो जाती है। अश्लील साहित्य महिलाओं और बच्चों को इंसान के स्तर से गिराने का जरिया है। अश्लील साहित्य की वजह से महिलाओं को इंसानी नज़रिए से नहीं देखा जा सकता। बच्चों का यौन शोषण होता है, शादियाँ टूट जाती, यौन हिंसा बढ़ती जाती है और नैतिक मूल्यों का मुखौटा उखड़ता चला जाता है, उड़ता चला जाता है। व्यक्ति, परिवार और समाज नष्ट हो जाता है व्यक्ति का। अमेरिका में हर 40 सेकेंड में किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। नेशनल विंकेट सेंट्रल क्राइम विक्टिम रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर सन 1992 बलात्कार करने वालों में से 86% लोगों ने स्वीकार किया है कि वे अश्लील साहित्य नियमित रूप से पढ़ते रहे हैं। उनमें से 57% लोगों ने यह भी माना है, क्या माना मेरे दोस्त, कि यौन अपराध करते समय उन्होंने अश्लील साहित्य में बयान किए गए एक दृश्य की नकल की थी। डॉक्टर विलियम मार्शल 1988 में यह देखकर दुख होता है कि कुछ लोग पैसा कमाने के लिए इतना गिर जाते हैं कि अश्लील साहित्य की बिक्री को अपना पेशा बना लेते हैं। नकारात्मक फिल्में एवं टेलीविज़न कार्यक्रम, निगेटिव मूवी एंड टेलीविज़न प्रोग्राम्स। आजकल के बच्चों के नज़रिए और मूल्यों पर किसी और के बजाय फिल्मों और टेलीविज़न कार्यक्रमों का ज़्यादा असर पड़ता है।
एक अनुमान के अनुसार अमेरिका के बच्चे हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते 20,000 घंटे तक टेलीविज़न कार्यक्रम देख चुके होते हैं और उनकी आंखों के सामने 5,000 हत्याओं के दृश्य और अल्कोहल से संबंधित 1 लाख विज्ञापन गुजर चुके होते हैं। इन टेलीविज़न कार्यक्रमों और विज्ञापनों से संदेश मिलता है कि शराब पीना मौज मस्ती और सिगरेट पीना शान की बात है और नशीली दवाओं का तो ज़माना है। अगर अपराध जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो इनमें हैरत की बात कोई नहीं है। टेलीविज़न धारावाहिक और कार्यक्रम, तथ्य फिल्में शादी से पहले और शादी के बाद पराई स्त्री पुरुषों के साथ कायम होने वाले शारीरिक संबंधों को बड़े लुभावने अंदाज में पेश करते हैं। इसीलिए अगर रिश्तों में प्रतिबद्धता की कमी दिखाई है तो तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें इस पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए। कच्चे दिमाग वाले लोग मीडिया में देखी सुनी चीज़ों को ही अपने मानक और मानदंड यानी स्टैंडर्ड और बेंचमार्क बना लेते हैं। वैसे एक हद तक इन चीज़ों का असर हम सब पर भी तो होता है। गाली गलौज, प्रोफेनिटी, गाली गलौज के इस्तेमाल से यही लगता है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले के पास शब्दों की कमी है, वह खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसमें आत्म अनुशासन की कमी है। रॉक संगीत, कुछ लोकप्रिय गीत अश्लील होते हैं। हम जो संगीत सुनते हैं या कला के जिन प्रदर्शनों को देखते हैं वह हमारे अवचेतन मन पर असर डालता है, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालता है। 7वां कदम ये दिया गया मेरे मित्र, जरूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें। Learn to like the things that need to be done। जो ज़रूरी है उसे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वह करें और आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम भी करने लगे। सेंट फ्रांसिस ऑफ असिस ने यह बात लिखी थी। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम पसंद करें ना पसंद करें पर वे हमें करने ही पड़ते हैं। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की देखभाल हर हाल में करती है। कोई ज़रूरी नहीं कि वे इसमें उसे हमेशा सुख मिलता हो, बल्कि कई बार तो यह तकलीफ़ देह हो सकता है। लेकिन हम ऐसे ज़रूरी कामों को पसंद करना सीख लें तो फिर नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। 8वां कदम, अपने दिमाग की शुरुआत किसी अच्छे काम से करें, सकारात्मक विचार से करें। सुबह के वक्त सबसे पहले कोई अच्छी चीज़ पढ़ें या सुनें। रात में अच्छी तरह सोने के बाद हमारा तनाव दूर हो चुका होता है और हमारा अवचेतन मन किसी बात को बड़ी आसानी से कबूल कर देता है। इससे दिन भर के लिए एक लक्ष्य तय बन जाता है। एक दिन भर के लिए एक लय ताल बन जाती है और हमारी दिमागी सोच का ताना बाना सही रूप ले लेता है, जिसमें हमारा पूरा दिमाग या दिन अच्छी तरह बन जाता है। खुद में बदलाव लाने के लिए हमें सोचे समझे ढंग से कोशिश करनी होगी और पूरे संकल्प के साथ अच्छे विचार और व्यवहार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। सकारात्मक विचार और व्यवहार को अपनाने का अभ्यास रोज़ करें और इसे तब तक जरूरी रखें जब तक यह आदत ना बन जाए। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना कि अगर किसी को अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो उसकी शुरुआत फ़ौरन करें। अगर आप अब तक बताए जा चुके 8 तरीकों पर अमल करें तो विजेता बन जाएंगे। जीतने वाला बनाम हारने वाला। जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है, हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। जीतने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, हारने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है। जीतने वाला कहता है कि मैं आपके लिए यह काम कर देता हूँ, हारने वाला कहता है यह मेरा काम नहीं है। जीतने वाले के पास हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, हारने वाले के पास समस्या है हर समाधान के लिए। जीतने वाला कहता है मुश्किल होने के बावजूद यह काम किया जा सकता है, हारने वाला कहता है इस काम को किया जा सकता है पर यह बहुत मुश्किल है। कोई गलती करने पर जीतने वाला कहता है मैं गलत था, हारने वाले से कोई गलती होती ही नहीं, वह तो कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जीतने वाला वचनबद्ध होता, हारने वाला
खोखले वायदे करता है। जीतने वाले की आंखों में कामयाबी के सपने होते हैं, हारने वाले के पास खोखली योजनाएं होती हैं। जीतने वाला कहता है मुझे कुछ करना है, हारने वाला कहता है कुछ होना चाहिए। जीतने वाला टीम का हिस्सा होता है, हारने वाला टीम के हिस्से करता है। जीतने वाला लाभ को देखता है, हारने वाला तकलीफ को देखता है। जीतने वाला संभावनाओं को देखता है तो हारने वाला समस्याओं को देखता है। जीतने वाला सभी कि जीत के सिद्धांत में विश्वास रखता तो हारने वाला मानता है कि जीतने के लिए किसी की हारना जरूरी है। जीतने वाला आने वाले कल को देखता है, हारने वाला बीते हुए कल को देखता है। जीतने वाला स्थिर स्वभाव वाले ताप स्थाई जैसा होता है, हारने वाला ताप मापी जैसा होता है। जीतने वाला सोच कर बोलता है, हारने वाला बोल कर सोचता है। जीतने वाला विनम्र शब्दों में कड़े तर्क पेश करता है, हारने वाला कड़े शब्दों में कमज़ोर तर्क पेश करता है। जीतने वाला बुनियादी मूल्यों पर मजबूरी से टिका रहता है पर मोटी मोटी चीज़ों पर समझौता कर लेता है। हारने वाला छोटी छोटी बातों पर अड़ जाता है लेकिन मूल्यों पर समझौता कर लेता है। जीतने वाला दूसरों की भावनाओं को महसूस करने में विश्वास करता हुआ मानता है कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा व्यवहार की उम्मीद वह दूसरों से अपने लिए नहीं करते हैं। हारने वाला इस बात में विश्वास करता है दूसरे तुम्हारे साथ कुछ करें उससे पहले ही तुम अब वह काम उसके साथ कर दो। कुछ और बातें हैं मेरे मित्र, उनको भी सुन लेते हैं। जीतने वाला काम को अंजाम देता है तो हारने वाला काम के होने का इंतज़ार करता है। जीतने वाला जीतने की योजना बनाता है और तैयारी करता है और तैयारी ही मूल मंत्र है। ज़रूरी कदम यानी एक्शन स्टेप असफल होने पर आप निराश हो सकते हैं लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो आपका नाश हो जाएगा। बेवली सिल्स ने ये बात कही। मैं इस अध्याय यानी चैप्टर को उन 8 कदमों को दोहरा के समाप्त कर रहा हूँ जिनके बारे में चर्चा की जा चुकी है। तो कदम सुनिएगा। पहला कदम था अच्छी चीज़ों की तलाश करें। दूसरा कदम है हर काम को फ़ौरन करने की आदत डालें। तीसरा कदम एहसानमंद होने का नज़रिया बनाएं। चौथा कदम है लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम तैयार करें। पांचवा कदम है अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करें। छठा कदम है नकारात्मक असर से दूर रहें। सातवां कदम है जो काम जरूरी है उसे पसंद करने की आदत डालें। और आठवां कदम है अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करें। मेरे मित्रों, जीत आपकी यू कैन विन पुस्तक का ये था अध्याय दूसरा जो आपको सुना रहे थे प्रदीप कुमार, रहने वाले फर्रुखाबाद के हैं। जल्दी आपको मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। और मित्रों, ये अध्याय आपका कई पार्टों में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा अध्याय था, इसलिए इसके पार्ट 1 पार्ट 2 हो सकते हैं। इसके बाद में आपको मिलेंगे हम 3rd अध्याय के साथ में। 3rd अध्याय का नाम रहेगा सफलता जीत हासिल करने के तरीके, किस तरह से आप जीत हासिल कर सकते हो, विनर बन सकते हो। इसके बारे में मिलते रहेंगे, आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और आसपास सभी को खुश रखिए और खुशियां फैलाते रहिए। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए और देखने के लिए। वेरी गुड। नमस्कार, सत श्री अकाल।